नमस्कार। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी इससे ज्यादा पहले कभी फंसे हुए दिखाई नहीं दिए। चारों तरफ से नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं। आरएसएस तो विरोध कर रही है, एनडीए के नेता तो विरोध कर रहे हैं, इनके खुद के बीजेपी के लोग तो विरोध कर रहे हैं। यूपी के मंत्री ने तो खुलकर बोल दिया कि संविधान की बात पर हम हार गए, और सबसे बड़ी बात कि बड़बोले नेताओं की वजह से हार गए। तो अब मोदी का विरोध हर तरफ से शुरू हो गया है। लेकिन मोदी ने अपने लोगों के पहले एनडीए की मीटिंग बुलाकर ये दिखाने की कोशिश कर दी कि मैं एनडीए के साथ हूं, एनडीए मेरे साथ है और अब सब मुझे नेता मानते हैं, इसलिए मैं तो गद्दी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आरएसएस अमित शाह के घर पर मीटिंग कर रही है, और आरएसएस की मीटिंग के बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजल्ट्स के बाद एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं चालू हो गई अशोक सर। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ टूट गया है नरेंद्र मोदी के ऊपर मुसीबतों का। चारों तरफ से नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं। आरएसएस की एक तरफ मीटिंग चल रही है, कहा जा रहा है कि आरएसएस अपनी तरफ से कोई नाम रखेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि केसी त्यागी ने यह कह दिया है कि यूसीसी नहीं चलेगा जी, अग्निवीर नहीं चलेगा। इनके खुद के यूपी के मंत्री हैं सर धर्मवीर प्रजापति, वो कह रहे हैं कि संविधान की बात की वजह से हार गए, बड़बोले नेताओं की वजह से हार गए। सर, नरेंद्र मोदी तो इससे पहले कभी फंसे नहीं। क्या नरेंद्र मोदी का बहुत बुरा समय चल रहा है क्या? यकीनन। देखिए, सत्ता में दो लोग होते हैं। एक राजनेता होता है जो अपने व्यक्तिगत संबंध और अपने व्यवहार के कारण सबके बीच में प्रिय होता है। ऐसे में उसको यदि थोड़ा बहुत बहुमत कम भी मिला तो पार्टी उनके घर जाके बोलती है कि आप चिंता मत करो, हम हैं। मुझे याद है कि आडवाणी जी जब हारे चुनाव तो भैरव सिंह शेखावत से लेकर तमाम लोग उनके घर गए। आडवाणी जी, आप चिंता क्यों करते हो, हाथ जीत चलती रहती, हम फिर साथ में मिलेंगे। या अटल जी के यहाँ जब कम मतदान होता या कम फील गुड डेज के बाद आया तो पूरी बीजेपी साथ में थी, क्योंकि व्यवहार था। यहाँ 2014 से लेके 2024 तक, यहां तक कि गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए भी किसके साथ व्यवहारिक संबंध मोदी जी ने लिखे। एक प्रज्ञा जी इंसान का ह्यूमन फेस होता है। आप कैबिनेट में बैठते हैं, आप हंस के बात करते हैं, आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। आपने रिंग मास्टर जैसी सरकार चलाई, जिस पे चाहे जिस पे चाबुक फड़काया। आपको बहुत गर्व होता था कि लोग आपके सामने चेयर के सामने पे खड़े होके स्टूडेंट जैसे आपकी बातें सुनते थे। आपको गर्व होता था। आप बड़े बड़े डिसीजन अकेले लेते थे और बाद में बोलते थे कि यह हो गया, वो हो गया। इस पूरे कैबिनेट में एक अमित शाह छोड़ा जो निडर होके मोदी जी को सुनाते थे भी, और बाद में तो मोदी जी भी हतप्रत हो गए अमित शाह जी के सामने। दूसरे नेता थे गडकरी, जो कम से कम कैबिनेट में बोल देते कि ये हमको तो पता नहीं था, हमको बताना चाहिए था। बाकी लोग तो इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। अमित शाह पब्लिकली नहीं बोलते होंगे, लेकिन सारे डिसीजन 2024 के चुनाव के नतीजे, यदि कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी है तो अमित शाह है, मुझे लगता है। लॉजिस्टिक को लेके संगठन पूरा वो चला रहे थे। संगठन रबर स्टैम्प थे जेपी नड्डा जी, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई टाइप्स। तो कुल मिलाकर जब आप अनह्यूमन फेस से चलते हैं, आप अपने कलीग्स को गुलाम समझने लगते हैं, तो फिर आपका वो आत्मीय व्यवहार वो खत्म हो जाता है। फिर जब आप कमजोर पड़ते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, कमजोर पड़ गया, बहुत दादागिरी करता था, अब इसको दिखा देंगे। किसी गली मोहल्ले के दादा को, जो गुंडा किस्म का इंसान होता है, उससे पूरी गली डरते हैं। लेकिन जिस दिन वो दो लपड़ खाता है किससे, गली का छोटा बच्चा भी उसको आग दिखाना शुरू कर देता है। ये ह्यूमन साइकी है, ये गलत नहीं है। सर, पहले तो कोई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पहले तो कोई नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करता था, सब यस सर ओके सर करते थे। आज देखिए, इनके खुद के मंत्री कह रहे हैं संविधान की बात की वजह से हारे। अरे जब मुनगट्टीवार ने ये कहा था 2019 में, मुनगट्टीवार ने ये कहा था कि भाई गडकरी जी का नाम थोड़ा सा आना चाहिए, तो मुनगट्टीवार को फोन करके डांटा गया और बोला गया, मोदी जी के नाम से चुनाव जीतते हो और गडकरी जी का नाम लेते हो। मुनगट्टीवार ने रोते हुए माफी मांगी। ऐसी चर्चा, मतलब जो अंदरूनी चर्चा जो है, बुरी तरह से डांटा अमित शाह जी ने उनको।
तो सर अब तो तो बीजेपी के इनके सवाल कट्टर कार्यकर्ता अमित शाह का नाम ले रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि अमित शाह की वजह से हार गए। तो क्यों सर नहीं? अब किसका नाम लेंगे? अब तो मोदी का नाम, नहीं, क्योंकि मोदी की जो जीत है वो तो हार के बराबर है, उनसे ज्यादा तो शिवराज मैंने सिंह चौहान मार्जिन लाए हैं। मैं मार्जिन का भी मैं नहीं मानता। चलो मार्जिन भी कम ज्यादा होती रहती है, या बहुत ज्यादा मार्जिन लेने वाला आदमी वो सबसे सुपरस्टार, वो तो हमारे इंदौर में एक कैंडिडेट है, वो भी 8-10 लाख से जीता है। नोटा उसके साथ कंपटीशन में है, 2 लाख नोटा का, 2-2.5 लाख नोटा का है। मैं उसको भी नहीं मानता, चलो ठीक है। लेकिन एक ह्यूमन फेस होता है, ये एक एक ऐसा व्यवहार है इसका कि भाई अरे, कितने लोग, मतलब बीजेपी में कितने लोगों को बुरा लगा होगा कि बीजेपी 240 पे आ गई। अंदर ही अंदर लड्डू फूल रहे थे लोगों के कि इन दोनों तानाशाहों से मुक्ति मिलेगी। हम सार्वजनिक जीवन में है प्रज्ञा जी, हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते या सरकार को सवाल पूछते, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी में दुश्मन है हमारे। सबसे ज्यादा विरोध में अभी तक कौन रहा? बीजेपी रही। तो हमारी सबसे ज्यादा दोस्ती किसी से? बीजेपी से। सारे चैनलों में बीजेपी के खंधे को खंधा मिला के हम कांग्रेस को सवाल पूछते थे। आज बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी को सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, तो वो व्यवहार आज भी है मेरा। व्यक्तिगत रूप से मेरे जितने बीजेपी में दोस्त है कहीं नहीं है, और सभी लोग बधाई दे रहे कि अरे क्या 235 बोला था आपने, और बहुत अच्छा हुआ भाई, देश बच गया। ये बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग बोल रहे हैं देश बच गया। इसका मतलब बीजेपी समाप्त हो चुकी थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक डिसीजन लेता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव, कि अब बीजेपी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, चुनाव जीत के नहीं आएगा। मेजर चेंज। उसके बाद बीजेपी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार नहीं, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी। कोई दूसरा कहे मोदी की गारंटी तो समझ आता है, लेकिन मोदी स्वयं कहे कि ये मोदी की गारंटी है कि नहीं है? मोदी की गारंटी है कि नहीं है? इतना दम आ गया था, तो फिर ये पराजय भी मोदी की है, मानना पड़ेगा। आरएसएस की जरूरत तो थी नहीं इन लोगों को, आरएसएस के समय तो अक्षम थे, फिर आरएसएस की मीटिंग हो रही है सर। तो अब वो बोलेंगे कि वो व्यक्तिगत, उन्होंने बताया, अध्यक्ष ने बोला, उस पर एक्शन लेनी चाहिए। संघ हमारा, इनसे ज्यादा तो कोई नहीं झूठ बोलता सर। क्या बात कर रही हो? जो स्वयं आधे घंटे पहले क्या बोला उसी को झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी बोला ही नहीं कि मुसलमानों के घर जाएगा मंगलसूत्र, मैं तो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हिंदुओं के बारे में बोल रहा था। ये झूठ नहीं था। राम मंदिर पे ताले लग जाएंगे, कांग्रेस आएगी, तो ये मैंने बोला ही नहीं था कभी। हिंदू मुसलमान मैं करूंगा तो मुझे सार्वजनिक जीवन में जीने का अधिकार नहीं, ये किसने कहा था? क्या उसके बाद हिंदू मुसलमान नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर आरएसएस चाहेगी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? आरएसएस तो किसी और का नाम रखेगी। आरएसएस कोई भी चाहेगी इनको लेकर। आरएसएस के लिए भस्मासुर हो गए, तो आरएसएस ने भस्मासुर बनाया, तो आरएसएस ने किसी कारण से इनको बुलाए, वो कारण समाप्त हो गया। अब मुझे किसी बड़े आरएसएस के बहुत ही बड़े आदमी ने ये कहा था कि आरएसएस को सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारे एक ध्येय के ऊपर चल रहे हैं, हो सकता है हमारा ध्येय प्राप्त करने में हमें 200 साल और लगेंगे, तो यह रथ उस ध्येय की तरफ चलता है। जब भी रथ के घोड़े थक जाते हैं हम घोड़े बदल देते हैं। अडवाणी जी थक गए, अडवाणी जी को बदल दिया। अब मोदी जी थक गए, मोदी जी को बदल देंगे। मोदी जी के थकने के मायने क्या है? एनडीए की मीटिंग ले रहे हैं, फोटो वोटो खिंचा रहे हैं कि हमारे साथ तो सब है, गर्दी वर्दी नहीं छोड़ेंगे, हम तो नहीं थके सर। मैंने वही तो कहा मैंने, ये एनडीए में किसी ने क्यों नहीं पूछा? एनडीए में कैसे मूर्खतापूर्ण लोग बैठे हैं। किसी ने यह भी पूछना चाहिए था कि मोदी जी आपको आपके पार्टी ने अधिकृत तो किया है ना, नए सांसदों की मीटिंग में बोला तो होगा ना। और भाजपा की कितनी दयनीय स्थिति हो गई है, 240 सांसद प्रज्ञा जी भेड़ बकरियां हो गए, उनकी कोई औकात नहीं। उन्हें पूछा नहीं गया कि तुम्हारा नेता कौन होना चाहिए, उन्होंने खुद को ही नेता घोषित करके एनडीए की बैठक ले ली। इसीलिए सर सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी के संसदीय दल की मीटिंग में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, सब भरे बैठे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि 246 में कोई तो मर्द होगा जो ये सवाल पूछेगा कि सर जी मैं चुनाव जीत के आया हूं इतने विपरीत परिस्थिति में, मैं 2 लाख से चुनाव जीत के आया हूं जबकि आप 1.5 लाख से जीते हैं,
मैं संघर्ष करके जीता हूं भाई साहब। कम से कम मेरे को तो पूछते कि मैं तुम्हारा नेता बनूं का ना बनूं, हम तो आप ही को बनाते हैं, लेकिन इतना तो पूछते, इतना तो अधिकार हमको दो। भेड़ बकरियां मत समझो, कोई तो मर्द होगा 240 में। मैं उस मीटिंग का इंतजार कर रहा हूं कि फिर आरती उतारने लगते हैं तो फिर देश का दुर्भाग्य है। उन तमाम मतदाताओं का अपमान है कि उन्होंने ऐसे लोगों को भेजा है कि जो लोग अपने स्वयं के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। वो अधिकार आपका है, तो सर नेता विरोध चुनने तो का अभी अधिकार से आपका है। मोदी की योजनाओं का विरोध हो रहा है, यूसीसी का विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है यूसीसी नहीं चलेगी। क्या पलट जाएंगी सर? क्या अग्निवीर पलट जाएगी, यूसीसी पलट जाएगी, ये बहुत सब सारा कुछ हो बदल जाएगा। जाएगा? और अगर सर ऐसा होता है तो मोदी का गुमान, इसके लिए तो बड़े डंके पीटे, छाती ठोक ठोक कर कहते थे कि हम जो कर दिए हैं वो तो कोई बदल ही नहीं सकता। नहीं नहीं, देखिए वो 300 का गुमान था, अब जो करेंगे वो 240 की मजबूरी। आदमी की औकात, किसी भी नेता की औकात, उसके पीछे कितना नंबर है इससे होती। आज प्रज्ञा जी आपका चैनल लाखों लोग देखते हैं, यदि ये चैनल के व्यूज 30-35 आने लगे तो फिर यहां बोलने वाले भी नहीं आएंगे। आज प्रज्ञा जी की यहां आने के लिए लोग लाइन लगाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि चैनल बड़ा है। तो सर तो मोदी जब के 300 नंबर कम थे, है तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं मतलब? ना तो एनडीए चाहता है, ना तो इनके खुद के बीजेपी के लोग चाहते हैं, ना तो जनादेश इनको ऐसा मिला है। क्या होगा देखिए सर? मैं फिर कहता हूं प्रज्ञा जी, ये हमारा आकलन हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री आपको और मुझे नहीं चुनना है। बिल्कुल सही बात। प्रधानमंत्री बीजेपी चुनेगी। मैं आपका आकलन बीजेपी, समझना चाह रही हूँ कि हो क्या मेरा सकता है। आकलन, मेरा तो आकलन है कि बीजेपी ने सवाल उठाने चाहिए, लेकिन बीजेपी में कितने मर्द है ये देखना चाहता हूं मैं भी बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं उस मीटिंग का। मैं भी इंतजार कर रहा हूं संघ के रणनीति का कि क्या संघ ऐसे ही छोड़ देगा। फिर सर इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, उन्होंने कहा है कि बड़बोले नेताओं की वजह से हारे। तो ये बड़बोले नेता कौन है? मोदी? मैंने क्या या कोई नहीं और? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। वो बोलेंगे बड़बोले नेता योगी जी है। ये आधे अधूरे सवाल, देखिए हम क्यों बोलते हैं, कम से कम अशोक वानखड़े तो नाम लेके बोलता है। सही बात। हम अंधेरे में तीर नहीं मारते। धर्मवीर जी ने बोलना चाहिए कि बड़बोले नेता, ये बड़बोला नेता है, ये नाम है और ये बोला है उसने। संविधान की बात किसने की थी? लालू सिंह का नाम लेने में क्या शर्म आती है? आज आप कहते हो कि संविधान में उन्होंने 3 बातें कही थी। उन्होंने कहा कि संविधान और रिजर्वेशन का मामला गले पड़ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन गलत हुआ। तीसरी बात उन्होंने कही कि विपक्ष के आरोपों का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे हम, क्योंकि विपक्ष के आरोप ये आरोप नहीं थे, ये जनता की वेदनाओं के शब्द थे। वो जनता की वेदनाओं का पाड़ा था। इसका जवाब क्या दोगे आप? किसी ने कहा कि बेरोजगारी है तो आप कहोगे राम मंदिर बन गया। आप कहोगे कि क्या करे, लॉ एंड ऑर्डर में रात को महिला घर से निकलने के लिए डर रही है तो आप मंगलयान बताओगे। कोई कहेगा महंगाई से थाली सिकुड़ गई तो आप G20 बताओगे। आपको इसके जवाब देने पड़ेंगे। आपके पास जवाब नहीं थे, आप भटकाते रहे, मंगलसूत्र पे भटकाते रहे। और विपक्ष ने पहली बार जो काम किया वो अपने ग्राउंड पे बने रहे। तो उन्होंने जो कहा सही कहा, बड़बोली नेता कौन ये बताना चाहिए उनको। ये आपका इतना अहंकार, आप ये कह देते कि राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी भी बहुत मेहनत कर रही है, तो आप कह रहे थे कि भाई चुनाव है, राजनीति है, वो भी अपने वजूद के लिए मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है यूपी की जनता का वो हमारे पक्ष में जनादेश देंगे। आपने कहा अरे उनका तो खाता नहीं खुलेगा जी। उन्होंने आपका खाता बंद कर दिया। आप किसी को इतना कमजोर मत समझिए। आपने लोगों की इतनी मजाक उड़ाई कि जो मतदाता आपके फेवर में था वो भी आपकी मजाक सुन के वो भी आहत हुआ। मैं ऐसे कितने बीजेपी वालों को जानता हूं, जब इन्होंने
मतलब हार्डकोर बीजेपी वाले किसी कई मिले इस दुकान पे तो हमको कहते थे वानखड़ी जी आप गलत कर रहे हैं यार, इतना विरोध अच्छा नहीं। वो लोग भी कहने लगे अरे यार ये मंगलसूत्र वाली बात नहीं कहनी चाहिए, तो याद ही हो गया, ऐसा नहीं होता यार, फालतू की बात करते हैं यार हमारे भी साहब कभी कभी ये बात होने। आप भ्रष्टाचार की बात करोगे और आप अजित पवार जैसे लोगों को साथ में रखोगे, नारायण राणे जैसे लोगों को साथ में रखोगे, हेमंत विश्व शर्मा साथ में रखोगे, आप मूर्ख समझते क्या जनता को? जनता ने बता दिया कि हम मूर्ख नहीं हैं और अटका दिया, और ये भी 220 से भी नीचे जाते। इसमें मायावती, आंबेडकर साहब, एमआईएम, इन्होंने कम से कम 20 सीटें दिलवाई है, तो आप 240 में से 20 हो कम करो तो आपको आएगी 220 पे सीटें। तो आपको समझ में आता है कि आप हो कहां। आप आंकड़ों पे मत इतराओ, कभी कभी आत्मावलोकन करना होता है। यदि किसी ने कहा कि अशोक वानखेड़े तुम हीरो हो, तो मुझे देखने के लिए खुद का एक वीडियो लोड करके देखना चाहिए। मेरे वीडियो को यदि सिर्फ 2000 व्यूज आए तो मुझे समझ लेना चाहिए कि वानखेड़े तू 2000 का आदमी। प्रज्ञा के चैनल पे जाते हो तो 5 लाख मिलते हैं, किसी और चैनल पे जाते मतलब उस चैनल का बेस है। हमें अपना भी आकलन करना चाहिए। ये 2 गुजराती कब अपना आकलन करेंगे कि अपना अपना बड़प्पन लोगों पे थोपेंगे? सर ये तो अब ये अझेल कभी करते नहीं है ना, ये अझेल हो गए हैं लोगों पे। तो इसलिए ये तो कांग्रेस की मतलब इनकी अच्छी किस्मत है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस जहां भी उठी है वो सिर्फ अपने सहयोगी दल के भरोसे, लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आसाम, जहां गुजरात, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी, वहां कांग्रेस ने इतना बुरा प्रदर्शन किया। यदि कांग्रेस उस सभी जगह से 50 सीटें भी लाती, 50 इतने सारे प्रदेशों से, बिल्कुल, तो आज सरकार बनाने की स्थिति में होती। लेकिन अभी भी सूत्र कई चीजें बता रहे हैं। सूत्रों से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे, कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, स्टालिन से मिलने पहुंचे नायडू साहब, बहुत कुछ होने वाला है। ये नायडू राहुल गांधी से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि हमारे प्रदेश के लिए आप थोड़ी मदद करिएगा जब भी कुछ जरूरत पड़े। तो ये गेस्चर मीटिंग होती है और ये प्रेशर टैक्टिस होती है। कल एनडीए का समर्थन दिया इन्होंने, लेटर पे साइन कर दिया, तो एक तो पार्ट पूरा हो गया। अब मंत्री पद का बंटवारा है, मंत्रालय का इतना डिमांड हो गया है एनडीए गठबंधन के नेताओं से, तो मुझे लगता है अमित शाह के लिए क्या फिर महिला बाल विकास ही बचेगा क्या? वही मंत्रालय बचेगा या टूरिज्म या प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन, यही मंत्रालय बचेंगे क्या? एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय छोड़ के सभी मंत्रालयों पे दावे किए हैं एनडीए गठबंधन। अब उनमें से इनको वो सेटलमेंट करना है। मिलीजुली सरकार चलाना बहुत कठिन काम, बिल्कुल सही बात है। जो इनको करना है, समझाना है, करना होगा। अब रेलवे मंत्रालय मांग रहे हैं सर, इनके खुद के लोगों की भी तो कुछ इच्छाएं होगी जो इतने सालों से दबी रही, सताए गए लोगों। नहीं, वहां तो मैंने वही तो कहा 240 में कितने मर्द पैदा होते, यही तो देखूं मैं। यदि कोई बोलने वाला ही नहीं हुआ तो फिर काहे की इच्छा? हम सांसद बन गए मोदी जी की वजह से, इसी में धन्यवाद, खुश है। प्लेन से आने जाने को मिल रहा है, एक फ्लैट मिल रहा है। अभी जस्ट राहुल गांधी पीसी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बात पूछी है कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो है नहीं, तो उन्होंने चुनाव से पहले ये बात क्यों कही कि लोग जो है स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो भाई, सरकार आ रही है, बम बम हो जाएगा। तो मोदी जी काहे फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए थे? अभी राहुल गांधी ने सवाल पूछा है सर। ऐसा है, नरेंद्र मोदी तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी तो नाले के ऊपर मटका रख के गैस भी जलाते हैं। नरेंद्र मोदी तो पायलट को भी एडवाइस देते हैं। तो जो नरेंद्र मोदी पायलटों को एडवाइस देते हैं कि रडार से बचने के लिए बादल के पीछे जाना, जो नरेंद्र मोदी चूल्हे पे उल्टा मटका लगा के गैस जलाते हैं, वो नरेंद्र मोदी एडवाइस भी दे सकते हैं। राहुल गांधी अभी तक नरेंद्र मोदी राहुल गांधी बर्बाद हो गए। अरे तो ये मूर्ख है ना लोग, आप किस पे विश्वास रखते हो? ये मूर्ख है। स्टॉक मार्केट यदि इनको ये स्टॉक ये कोई ये मतलब राहुल गांधी ने ये तंज कसा होगा, लेकिन मैं नहीं मानता किसी ने मोदी को सुन के इन्वेस्ट किया।
जो सर्वे वाले होते हैं उनको जूते मारने चाहिए, एग्जिट पोल वालों को। इन्होंने स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करवाया। सर तंज नहीं कसा है राहुल गांधी ने, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो सवाल पूछा है प्रधानमंत्री नहीं, तो नरेंद्र फिर ये मोदी से, राहुल की ना स्टॉक समझी है मार्केट के सारे कैलकुलेशन सामने प्रज्ञा रखे। जी, ये आपकी भी ना समझी होगी यदि आप राहुल को रिपीट कर रहे तो। मैं तो सर सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, सवाल राहुल गांधी का क्यों सवाल पूछे हम? राहुल ने मूर्खतापूर्ण में बात की तो वो थोड़ी डिस्कस करेंगे हम। राहुल गांधी ये बिलीव करते हैं कि उनके एडवाइस से देश चलेगा, लेकिन तो लोग फिर कह रहे राहुल हैं गांधी कि ये को एक बहुत बड़ा राजनीति छोड़ साजिश देनी था, चाहिए। पैसों का खेल था। पैसों का खेल, ये राहुल गांधी क्यों डर रहे बोलने के लिए, चैनलों पे हाथ डालने के लिए? ये खेल तो चैनलों का था। आपके कहने का मतलब एग्जिट पोल्स की वजह से ये हुआ, ये एग्जिट पोल की वजह से, एग्जिट पोल की वजह से ही जब स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, स्टॉक मार्केट को लगा ये नहीं आ रहे हैं, तो मार्केट डाउन हो गया। मार्केट डाउन होने पे किसी ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तो मार्केट उठेगा, आप इन्वेस्ट करो। और मार्केट उठा तो नरेंद्र मोदी ने एडवाइस दिया, तो क्या गलत एडवाइस दिया? जो आदमी स्टॉक मार्केट के बारे में मैं जानता हूं कि वो नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके एडवाइस पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया मार्केट डाउन होने पे, वो तो कमा गए होंगे। और उसके बाद जो नतीजे आए, बहुत बड़ा जांच होनी चाहिए, स्कैम हुआ है बहुत बड़ा। ये राहुल गांधी को किसी बहुत ही मूर्खतापूर्ण आदमी ने ये ज्ञान दिया है, ऐसा मुझे लगता है। ये स्कैम हुआ है तो ये चैनलों पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, चैनलों के मालिकों का कितना इन्वेस्टमेंट है ये देखना चाहिए, जो लोग सर्वे एजेंसी करते हैं उसने स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करके खेल किया है उनको पूछना चाहिए। इसमें स्कैम क्या है? नरेंद्र मोदी को स्कैम करने के लिए बोलना थोड़ी पड़ता है। जब उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए तो थोड़ी बोल के लाए थे स्कैम करने जा रहा हूं। सिंपल सी बात थी कि हम सब लोग कह रहे थे कि सीटें कम होगी, इससे स्टॉक मार्केट डाउन हो गया। जब स्टॉक मार्केट डाउन हो गया तो सवाल पूछने लगे। तो जो लोग नेता, क्यों राहुल गांधी कौन से ऐसे भविष्यकार थे कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं? क्यों कांग्रेस 100 भी क्रॉस नहीं कर पाई? राहुल गांधी जवाब दे इस सवाल का। राहुल गांधी भी तो बोल रहे थे ना हम सुपड़ा साफ कर देंगे। क्यों सुपड़ा साफ नहीं हुआ बीजेपी का? क्यों कांग्रेस का प्रदर्शन इतना बुरा रहा? इसका जवाब ये तो हम कहे कि राहुल गांधी स्कैम कर रहे थे। सवाल ये है कि जब सवाल पूछा जाएगा कि साहब आपकी सरकार ही नहीं आ रही है, स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, लेकिन लगता तो है कि मोदी फाइनेंस एडवाइजर की तरह बात कर रहे थे उस दौरान। फिर इसके पीछे रीजन क्या लगता है? प्रज्ञा जी आप भी टाइम वेस्ट कर रही है। मोदी जी हिस्टोरियन करके जैसे बात करते और बताते कि 4 सदी के संत इकट्ठा हो गए। मोदी जी साइंटिस्ट जैसे बोलते हैं कि नाले पे जो आदमी रोज बहरूपिया जैसा भेष बदलता है, उसके नए भेष पे आप कहते हो कि मैं टिप्पणी करूं। ये तो मेरा भी अपमान है और ये टाइम वेस्ट है और अपने दर्शक भी हंसेंगे। मैं सर इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चोला ओढ़ लेते हैं, लेकिन अभी क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने मजबूत हैं, ये बताइए। मजबूत तो बिल्कुल नहीं। मजबूत होते तो एनडीए की मीटिंग पहले नहीं लेते, पहले अपने पार्टी की मीटिंग लेते। बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या होगा, ये कल संसदीय दल की मीटिंग तय होगी। सर आज पूरे देश की नजर बस इसी पर है कि कल क्या होने जा रहा है, इसीलिए तो सर सब अशोक वानखेड़े को सुनना चाहते हैं कि सर को क्या लगता है। मैंने तो सबके सामने बोल दिया कि मैं मर्दों की तलाश में 240 में कितने निकलते हैं सवाल पूछने वाले, क्योंकि टिकट किसको पूछ के बांटे थे ये बता दें। इस हार की जवाबदेही ले। देवेंद्र फडणवीस तो मिल गया महाराष्ट्र में आपको, यूपी में देवेंद्र फडणवीस कौन है ये बता दें। क्योंकि ये 2 राज्य है जहां सबसे ज्यादा लॉस हुआ। तो सर अब क्या हो, मतलब आपको क्या लगता है कि क्योंकि घर में भी नुकसान हो रहा है नरेंद्र मोदी का, एनडीए में तो खैर है ही है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाएंगे, ये आज का सर सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या कहता है? मेरा अनुमान इसमें 2 है प्रज्ञा जी। हाँ जी। यदि प्रधानमंत्री को नेता बीजेपी ने मान लिया तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे।
वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पे हमारी कल डिटेल बात हुई। उनको सिर्फ चैलेंज अब बीजेपी से होना है। यदि बीजेपी ने चैलेंज नहीं किया, बीजेपी के सांसदों ने, तो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो जो चाहिए जिसको वो दे देंगे, 3 महीने में अपने 272 कर देंगे और इन तमाम लोगों के लात मार के हकाल देंगे और अपनी सरकार अपने बलबूते पे चलाएंगे। ये होने वाला है इस देश में। सर, आरएसएस की मीटिंग ठीक एनडीए की मीटिंग के बाद ये क्या संदेश और क्या संकेत लेकर के आई? मुझे नहीं लगता आरएसएस की मीटिंग, कौन गया है अमित शाह के मिलने आरएसएस का? दत्तात्रेय होसबोले और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो दत्तात्रेय होसबोले जाएंगे तो कुछ मैसेज लेके जाएंगे मीटिंग। सुरेश सैनी ये मैसेज लेके जाएंगे, डिस्कशन करने नहीं जाएंगे। वो 2 टूक बताएंगे कि ये हमारा सोच है। अब उसके बाद ये क्या तय करते ये जाने। 2 टूक सोच क्या हो सकती है अशोक सर? क्या नाम अपनी तरफ से कोई दे सकते हैं कि हम तो चाहते हैं मोदी प्रधानमंत्री ना बने, नितिन गडकरी बने या फला बने या फला बने? वो कहेंगे कि ये संसदीय बोर्ड के विवेक पे छोड़िएगा। और संसदीय बोर्ड में ऑलरेडी संघ बात कर चुका है कई सांसदों से, जो मेरी खबर है। वो किसी का नाम देके किसी को ब्रांडेड नहीं करना चाहिए। इस बात को सर थोड़ा सा और विस्तार से समझाइएगा। क्या आरएसएस तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहा है? करना शुरू कर दी है, काफी सांसदों के टच में है, काफी सांसदों को वो फीडबैक ले रही है। तो कौन कहां किसके बारे में बात करेगा ये तय होगा। एनडीए गठबंधन तो कोई भी नेता आएगा बीजेपी से उसको एंडोर्स करेगा। वो क्यों मोदी के भरोसे नहीं एनडीए गठबंधन चुनाव जीता है। मोदी अपने भरोसे नहीं चुनाव जितवा पाए पार्टी को, तो वो एनडीए को क्या जिताएंगे? लेकिन एक चीज तो है कि जो जितनी बड़ी जीत लेकर के आया है उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी होती है, अक्सर जो देखा गया है, खासतौर पर क्योंकि यही बात तो कहते थे ना बीजेपी की, हम सबसे बड़ी पार्टी, हम सबसे बड़ी जीत लेकर आए हैं। ना, ये 2014 के पहले का पैरामीटर था। 2014 में क्या हुआ? जब इन्होंने सरकारें तोड़ना शुरू कर दी तो 40 विधायक वाले एकनाथ शिंदे को आपने मुख्यमंत्री बना दिया ना। तो आपने कई जगह ये खेल किए हैं आपने। नीतीश कुमार से ज्यादा लोग है ना, फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाया आपने बिहार में? कोई पैरामीटर नहीं चलेंगे पुराने। आपको सत्ता में रहना है तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा। और अभी तो फिलहाल कोई एनडीए में प्रधानमंत्री पद मांग भी नहीं रहा है। नीतीश कुमार अपना बिहार छोड़ के आना नहीं चाहते, उधर चंद्रबाबू नायडू अपना आंध्र में आना चाहते, इससे बड़े कोई और है नहीं। उसके बाद एकनाथ शिंदे का नंबर लगता है, तो एकनाथ फिर वही सवाल पूछ रही है आप। बीजेपी में संसदीय तय करेगा ना। यदि आप मेरे मुंह से ये सुनना चाहती कि ये आदमी परसों प्रधानमंत्री बनेगा, ये मैं मूर्खतापूर्ण काम नहीं करूंगा। मैं ये नहीं सुनना चाहती सर, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या राजनाथ सिंह की कोई इच्छा नहीं होगी? क्या राजनाथ सिंह, जिसको एक माले में लेने से इनकार किया गया नरेंद्र मोदी की, 240 लोगों में से 240 लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मेरे जीवन में तो ऐसा कोई सांसद नहीं मिला जो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, चांस मिला तो। औकात किसकी है ये देखना है। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइन के साथ पूरा देश शादी करना चाहता है। शादी उस लड़की की उसी जगह होती है जिसको वो चाहती है। उसकी तो मतलब अभी भी वो होगा जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे और अमित शाह चाहेंगे ना? ये यही तो समझना चाह रही हूँ सर। हाँ। ये क्यों समझना चाहोगे आप? मैंने आप इसका मतलब आप मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन ही नहीं रही। मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। बिल्कुल नहीं सुन रही हो। आज कहीं और हो तुम, कुछ सोच रही हो और नहीं बिल्कुल नहीं सुन रही हो। मैंने आपको कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ और सवाल पूछना मत। संसदीय दल की मीटिंग में तय होगा क्या होगा। संसदीय दल की मीटिंग में सबने चुप रहे और मोदी को नेता मान गए तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। संसदीय दल में मोदी को रिजेक्ट कर दिया तो नया नेता चुना जाएगा। सीधी बात है। ये चीज तो सर मैं समझ गई हूं,
मैं जो फिर समझना चाह रही हूँ, क्या नरेंद्र मोदी का वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो एक खौफ था लोगों में, जब इस एक पे बारे में भी बहुमत बात हो गई मोदी थी, के इसके चेहरे बारे पर में, था। हाँ इसके बारे में भी बात हो गई है हमारी। मोदी को कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए पहले एनडीए की मीटिंग ली उन्होंने। मोदी जी हाँ को हाँ। कॉन्फिडेंस होता तो पहले, ये भी बोल चुका हूं मैं। और पूछिए, रिपीट मत करिए सवाल। सर, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बनने का रास्ता है, वो वाकई बहुत मुश्किल है, उतना आसान है नहीं जितना दिख रहा है। मुश्किल तब होगा, फिर मैं कहता हूं, वो हाँ। मुश्किल तब होगा जब आगे पुल टूटा होगा। यदि पुल टूटा नहीं है तो प्रधानमंत्री जी बनते वो रास्ता निकल जाएगा। और पुल टूटने का मायना है संसदीय दल की मीटिंग। ठीक बात है। एक सर थोड़ा सा आगे का सवाल है भविष्य का, कि अगर प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं नरेंद्र मोदी, जैसे आपने कहा कि बाय चांस किसी में वो हिम्मत नहीं है, वो रीढ़ नहीं है कि वो आकर के बोले कि ठीक है, बहुत देख लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अब हम नया लीडर चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर से बनते हैं थर्ड टर्म में वो पीएम, तो फिर क्या सर, क्योंकि विरोध तो उनका हर तरफ से है, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे इस तरीके से इतने विरोध के बीच में? क्योंकि अब तो सब मुंह करेंगे। खोलना सीख गए, मुंह खोलना नहीं सीख नहीं, गए सब। करेंगे करेंगे करेंगे। वो सबसे पहले सेटल अपने लोगों को करेंगे। वो बीजेपी के ही सांसदों पे ईडी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे, उठवाएंगे उनको, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वो है। तो इससे और क्या होगा अपने, सर? उससे तो बीजेपी में पहले, सबसे पहले बीजेपी में विरोध कम हो जाएगा। बीजेपी में आवाज उठाने वाले बंद हो जाएंगे। बीजेपी के, यदि वो प्रधानमंत्री बन गए तो ये तमाम जो नाम आप सुन रही हो, जो इसका ये हो सकता है, वो सकता है, इनको मंत्री तक नहीं बनाएंगे, डम कर देंगे। चुपचाप बीजेपी तो एक हैंडल कर दिया आपने। संघ चुपी हो गया क्योंकि संघ किसी को प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाया। फिर एनडीए को फिर फिर एनडीए को मैनेज कर। संभालेंगे, मैनेज करेंगे। 3 महीने चाहिए उनको, 3 महीने में हो जाएगा। यस। ठीक है, मेरे सारे सवाल खत्म हो गए सर। मैं बार फिर बार यही घुमा घुमा करके सवाल इसीलिए पूछ रही थी, ताकि मैं ना सोच रही थी जो बाल की खाल है ना, परत दर परत, परत दर परत सब मैं कुछ खुलता जाए, क्योंकि सर प्रज्ञा दर्शकों के सवाल मैं पूछती प्रज्ञा हूँ सिर्फ। प्रज्ञा मैं हर सवाल का जवाब पूर्ण रूप से देता हूं। सहमत उसमें हूँ। कोई कोई चीज रखता नहीं, मैं ऑफ हैंड कोई नहीं हम्म। रखता। मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो मैं तुरंत शेयर करता हूं, क्योंकि बिल्कुल सर। इंफॉर्मेशन ये जनता के लिए होती है, ये अपने यस। लिए नहीं होती। मैं ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड कोई रखता ही नहीं। कोई नेता मुझसे बात भी करता है तो मैं बोलता हूँ ऑन द रिकॉर्ड ही करिए, ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से मत करिए, क्योंकि मैं कब बोल जाऊंगा आपको तकलीफ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर सोच आज समझ जो के बोलिए। परिस्थिति बनी हुई है ना, ये परिस्थिति ऐसी है कि हर देश के हर देशवासी का सिर्फ एक ही दिमाग में चल रहा मैं है, होने क्या वाला है इसीलिए गुरु। मैं देशवासियों को गुमराह नहीं करना चाहता। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप भगवान से प्रार्थना करें, यदि आपको अच्छी सरकार चाहिए। ये 10 साल जो आपने भोगा है, ये आपको फिर भोगना होगा। तो ये 242 में से, 240 में से कोई आवाज नहीं उठाएगा। भगवान से प्रार्थना करें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी पुरानी पार्टी याद आए, सामूहिक नेतृत्व की बात याद आए, चार चरित्र चेहरे की बात याद आए। इस पार्टी के लिए अथाह 60 साल तक पीढ़ियां दर पीढ़ियां खपने वाले उन जनसंघ से लेके भाजपा तक, उन तमाम नेताओं के बारे में सोचे, परिवारों के बारे में सोचे, क्योंकि पार्टी बचानी। यदि प्रधानमंत्री रिपीट होते हैं तो भाजपा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा के संसदीय दल को बगैर विश्वास में लिए ये स्वयं भू नेता होके एनडीए में गए, तभी भाजपा का अस्तित्व खत्म हो गया था। जब नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी की गारंटी हो गई थी, तभी भाजपा का अस्त हो गया था। ये भाजपा को जीवित रखने का अंतिम प्रयास होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो वो लोग सोचे और जो देश की बिल्कुल किस्मत ठीक हो, बात है। हम तो वही लेकिन बैठे हैं, कल कोई भी सरकार आपका आए। आकलन हमेशा सही बैठता है सर। नहीं, हर बार मैंने गौर मतलब किया। ऑलवेज प्रयास करता ऑलवेज, हूँ, नो डाउट। प्रयास करता हूँ इसमें कोई प्रज्ञा डाउट ही जो नहीं है। है। प्रयाग होता हूँ, दिल से बोलता हूँ, जो है सामने उसको देखता हूँ। मैंने इसलिए आपको कहा कि कल क्या सहमत होगा हूँ। इसके बारे में मैं आज गारंटी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि संसदीय दल में जमीर जागे, जमीर जागे चल बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। रिजल्ट्स आने के बाद जिस तरीके से बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने बात कही थी कि 4 जून के बाद राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, और वो भूचाल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो अशोक सर से परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, एक एक सवाल को खोलते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है
वो आसान नहीं है, वर्किंग ऑन द केक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। और बहुत मुश्किल ये बना कैसा, उनके अपने कुछ कर्मों की वजह से, कुछ व्यवहार की वजह से, कुछ उनकी नीतियों की वजह से। क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी चारों तरफ से भयंकर फंसे हुए हैं, गले तक पानी भर गया है। अब होने क्या वाला है वो तो कल बीजेपी के संसदीय दल की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि विरोध के स्वर वहां से भी उठेंगे। हमारी नजर लगातार जुड़ी रहेगी कि मीटिंग में क्या हो रहा है, नेता क्या कुछ बड़े फैसले लेने वाले हैं, क्या कुछ हुआ, किसकी किससे क्या बात हुई, सारी की सारी खबरें हम आपको बताएंगे। आपको करना बस इतना है कि अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़े रहना है और अपनी प्रज्ञा के साथ जो है आपका आपका दिल, आपका प्यार जो जुड़ा हुआ है वो ऐसे ही जुड़ा रखे। इतना हमारी आपसे विनती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर करिए। तभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।